अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? 5 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? लास्ट टाइम हम ये न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पढ़ रहे थे, ठीक है। कुछ पार्ट इसका भी रहता है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एथिक्स इन रिसर्च डिस्कस करेंगे, ठीक है। एथिक्स हमने वैसे पढ़े हुए हैं, लेकिन डिटेल में मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये थोड़ा सा स्टार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम एथिक्स इन रिसर्च स्टार्ट करेंगे। मैं 5 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं जहाँ से स्टार्ट करना है वैसे ही मैं आगे कह रही हूँ, स्टार्ट में बोल नहीं रही। ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने न्यूट्रिशन देखा। न्यूट्रिशन में हमने डिफरेंट टर्म्स देखी। न्यूट्रिएंट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूट्स क्या है, फूड फैक्टर क्या है। डायटेटिक्स क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हम डाइट अप्लाई करते हैं, किसी को कौन सी डाइट देनी है हमने।
हेल्दी को हमें वेल रखने के लिए कौन सी डाइट यूटिलाइज करने की जरूरत है। फिर हमने देखी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। मैक्रो जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती है, माइक्रो जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती है। माइक्रो में हमारे पास विटामिन और मिनरल्स हैं, मैक्रो में हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हैं। ये हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। विटामिन में हमने देखा कि हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। फैट सोल्यूबल में हमारे पास विटामिन ए, डी, ई एंड के आ गया। वाटर सोल्यूबल में हमारे पास बी, विटामिन बी के जितने ग्रुप्स है, B1, B2, B6, B12, ये सारे विटामिन सी आ गए हमारे पास। विटामिन ए हम डिस्कस कर रहे थे इसके फंक्शंस। इसमें सेकंड लास्ट में हम थे। क्या विटामिन ए एज एंटी इन्फेक्टिव काम करता है, इसमें प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम एपिथेलियल कैंसर सच एज ब्रोंकियल कैंसर। ये कैंसर से हमें बचाने में विटामिन ए का इम्पोर्टेंट रोल है। डेफिशिएंसीज हो जाए विटामिन ए की तो कौन कौन सी डिजीजेज हो सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस है, इसमें कंजक्टाइवल जीरोसिस है, कॉर्नियल जीरोसिस है, कैरेक्टर मलेशिया है, ये कुछ डिजीजेज आई थी जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाती हैं। Vitamin D, the nutritionally important forms of vitamin D in men are cholecalciferol, vitamin D2, and cholecalciferol, vitamin D3. फंक्शंस क्या है विटामिन डी के? इंटेस्टाइन, प्रमोट इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। बोन में क्या प्ले करता है रोल विटामिन डी? स्टिमुलेट नॉर्मल मिनरलाइजेशन, एनहांसेस बोन रीअब्जॉर्प्शन, अफेक्ट्स कोलेजन मैच्योरेशन। किडनीज में इसका क्या काम है? इंक्रीज फिजिकल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन जस्ट ओवरव्यू है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का। बाकी न्यूट्रिशन आप डिटेल में जो पढ़ोगे वो आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ोगे। डेफिशिएंसी विटामिन की डी की हो जाए तो उससे रिकट्स होता है बच्चों में, उसमें इंग्लिश होता है एडल्ट्स में। थायामिन जिसको हम विटामिन B1 कहते हैं, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है और कार्बोहाइड्रेट्स की यूटिलाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। थायमिन pyrophosphate, the coenzyme of carboxylase, plays an important in activating transcalculase, an enzyme involved in the direct oxidative pathway for glucose। ठीक है, कुछ इसकी केमिस्ट्री बताई गई है। डेफिशिएंसी हो गई थायमिन तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम पढ़ते हैं वो बेरी है। ठीक है, समटाइम बेरी तीन फॉर्म में हो सकती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस, कार्डिक बेरी एंड इन्फेंटाइल बेरी। Infantile beriberi seen in infants between 2 and 4 months of life. The affected baby is usually breastfed by a thiamine-deficient mother who commonly shows signs of peripheral neuropathy. वर्निक्स एनकेफेलोपैथी एक डिजीज है, थायमिन की डेफिशिएंसीज होते हैं, उसमें क्या होता है? ऑप्थेल्मोप्लेजिया, पोलिन्यूराइटिस, एटॉक्सिया एंड मेंटल डिटेरियोरेशन होती है। या ऑप्थोप्लेजिया क्या है? पैरालिसिस होते हैं मसल्स के जो आई के सराउंडिंग में होते हैं। Vitamin B6, pyridoxine, exists in three forms: pyridoxine, pyridoxal, and pyridoxamine. It plays an important role in the metabolism of amino acids, fats, and carbohydrates. ठीक है, विटामिन B6 का इंपॉर्टेंट रोल है मेटाबॉलिज्म में, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में, फैट के मेटाबॉलिज्म में और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में। ये तीन फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। The requirement of adults vary directly with protein intake. Adults may need 2 mg per day during pregnancy and lactation, 2.5 mg per day.
ठीक है, adult को 2 mg चाहिए होते हैं अगर प्रेगनेंसी लैक्टेशन की डिमांड 2.5 थोड़ी सी इंक्रीज, इसकी डोज इंक्रीज हो जाती है। बैलेंस डाइट यूजुअली कंटेन पेरिडॉक्सिन, देयरफॉर डेफिशिएंसी इज रेयर। ठीक है, बैलेंस डाइट अगर आप लेते हैं तो उसमें विटामिन D6 प्रेजेंट होता है, कम चांसेस है कि इसकी डेफिशिएंसी हो। विटामिन B12, vitamin B12 is a complex organometallic compound with a cobalt atom. The preparation which is therapeutically used in cyanocobalamin. Vitamin B12 cooperates with folate in the synthesis of DNA. Vitamin B12 has a separate biochemical role unrelated to folate in synthesis of fatty acid in myelin. विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही तो क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है जिसमें पर्नीशियस एनीमिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, डी माइलिनेटिंग न्यूरोलॉजिकल लीजन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड इनफर्टिलिटी कॉज भी होती है इससे। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो तो डाइटरी डेफिशिएंसी B12 में अराइज की सब्जेक्ट्स हु आर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन एंड ईट नो एनिमल प्रोडक्ट्स। जो वेजिटेरियन होती हैं वो एनिमल प्रोडक्ट को यूटिलाइज नहीं करती, इसलिए उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम देयर इज लिटिल एविडेंस दैट विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया represent an important public health problem. ठीक है, सच एविडेंस इसके विटामिन B12 डेफिशिएंसी के नहीं है कि ये ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है, कि ये कम डायग्नोज होती है। विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, is a water soluble vitamin. It is most sensitive of all vitamins to heat. Man, monkey, and guinea pig are perhaps the only species known to require vitamin C in their diet. इसलिए बता दीजिए कि मैन मोंकी है और गिनिया पिग थे जिनको विटामिन सी की जरूरत है थ्रू डाइट। Vitamin C has an important role to play in tissue oxidation. It is needed for the formation of collagen, which accounts for 20% of total body protein. ठीक
ठीक है, समझ आ रही है सबको, ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत तो नहीं है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी है जो तो मोस्ट कॉमन डिजीज हम टेस्ट कर भी the signs of which are swollen and bleeding from subcutaneous bruising or bleeding into the skin or joint, delayed bone healing, anemia and weakness. Scurvy, which was once an important deficiency disease, is no longer a disease of world importance. ठीक है, बता देंगे कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी होती है। आगे उसके सिम्टम साइन बता देंगे कि उसमें क्या क्या, तो ब्लीडिंग गम्स होती है, ब्लीडिंग स्किन में होती है, जॉइंट्स में, वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम होती है, अनीमिया होता है, वीकनेसेस हो जाती है। इम्पोर्टेंट डेफिशिएंसी डिजीज है, लेकिन एज सच ये अब इम्पोर्टेंस नहीं है वर्ड के लिए। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो। अच्छा, लास्ट स्लाइड है। एन एप्पल अ डे डजंट कीप द डॉक्टर अवे। ठीक है, सिर्फ एक सेब खाने से हम डॉक्टर से नहीं दूर रह सकते। बैलेंस डाइट हमारी होनी चाहिए, एडिक्वेट एक्सरसाइज होनी चाहिए और कॉमन सेंस। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी तो हम बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है सबको, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ? जी क्लियर है सबको। फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें, एथिक्स इन रिसर्च। अच्छा, अभी आप 10 मिनट ब्रेक ले लो नमाज के लिए। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।
जी स्टार्ट करें लेक्चर। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिसकी बेस पे कोड ऑफ एथिक्स डेवलप हुए। जी आवाज आ रही है मेरी सबको? एथिक्स क्या होते हैं? अच्छा, एथिक्स के हमारे पास होते हैं द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद मोरालिटी। Ethics is concerned with distinguish between good and evil in the world, between right and wrong human actions, and between virtuous and non-virtuous characteristics of people। ठीक है, एथिक्स हमारे पास कहते हैं सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसकी बेस पे हम गलत अच्छे या बुरे में डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, गलत क्या है ठीक क्या है उसमें हम बता सकते हैं। मोरल वैल्यूज या करेक्टरिस्टिक्स और नॉन मोरल वैल्यूज क्या है उसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये सब हम एथिक्स की बेस पे करते हैं। ठीक है, एथिक्स है सेट ऑफ रूल्स जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, एथिक्स हम अपनी लाइफ में हर जगह पे अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। जरूरी नहीं सिंपल हम सिर्फ रिसर्च में इम्प्लीमेंट करते हैं, हम ओवरऑल एथिक्स का यूज करते हैं अपनी लाइफ में। Nursing ethics is defined as the principles of proper professional conduct। अब इसमें नर्सिंग एथिक्स बताइए, नर्सिंग एथिक्स क्या है? प्रिंसिपल को यूटिलाइज करते हैं अपने प्रोफेशन में concerning the rights and duties of nurses themselves, their patients and their fellow practitioners, as well as their actions in the care of patients and in relations with their families। ठीक है, नर्सिंग एथिक्स में क्या है कि प्रिंसिपल या रूल्स को फॉलो करती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जिसमें वो उसके अपने राइट्स के बारे में उसके अपने एथिक्स को फॉलो करती है। ठीक है, ड्यूटी से रिलेटेड, पेशेंट केयर से रिलेटेड, यहाँ तक कि जो उनके साथ कोलीग होते हैं उनकी भी एथिक्स को वो फॉलो करती है, ध्यान में रखती है। ठीक है, तो एथिक्स हमारी हर जगह पे इम्प्लीमेंट होते हैं, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो। अब कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जिनकी बेस पे फिर ये कोड ऑफ एथिक्स डेवलप हुए थे। देखने हिस्टोरिकल इवेंट्स कौन से थे। फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है जो फेमस है, नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स। 1933 से 1945 के दौरान हुआ था नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे उन्होंने किसी भी एथिक्स को फॉलो नहीं किया था। Nazi human experimentation was a series of medical experiments on large numbers of prisoners, including children, by Nazi Germany in its concentration camps in the early to mid 1940s during World War II। ये नाजी एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रिजनर्स पे किया था जिसमें बच्चे भी इंक्लूड थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर, malaria, poison, typhus fever, untested drugs, and surgery without anesthesia।
एनेस्थीसिया यूटिलाइज किए बगैर वो सारे एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर रहे थे। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स वाज रेशली बेस्ड। ठीक है, नाजी एक ग्रुप था, तो ये क्या था, रेशली बेस्ड पे उन्होंने इस ग्रुप को सिलेक्ट किया था। सब्जेक्ट्स हैड नॉट अपॉर्चुनिटी टू रिफ्यूज द पार्टिसिपेशन। इसमें उन्होंने उनसे कोई कंसेंट फॉर्म नहीं था लिया। ठीक है, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी प्रोवाइड की कि अगर वो पार्टिसिपेशन नहीं देना चाहे तो रिफ्यूज करते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, टोटली फोर्सफुली वन पे एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर रहे थे। इट मीन्स कि यहाँ पे किसी भी एथिक्स को फॉलो नहीं किया गया था। ठीक है, टोटली अगर आप समझो तो यहाँ पे जुल्म हो रहा था। इस जुल्म से बचने के लिए फिर कोड ऑफ एथिक्स डेवलप हुए। जिन हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके भी कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, उनको भी हम इंसानों पे जब हमने करना एक्सपेरिमेंट तो हम उनको इंसान समझे, यहाँ पे उनको एज अ जानवर ही ट्रीट करे थे। अब कोई भी वो एक्सपेरिमेंट ह्यूमन से पहले एनिमल पे करते हैं, ये जब कोड ऑफ एथिक्स डेवलप हुए थे तब। ठीक है, ये पुराने जमानों की बात है, तब यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स डेवलप नहीं थे, तो वो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, वो डायरेक्टली ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करते थे। अब ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करते थे तो यहाँ पे काफी की डेथ हो जाती थी, डिसेबल्स हो जाते थे, इंजरीज होती थी फिजिकली मेंटली। ठीक है, तो इस टाइम पे कोड ऑफ एथिक्स वो उनके पास नहीं थे और ना ही वो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते थे। अब कोड ऑफ एथिक्स की बेस पे ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कोड है। नाजी एक्सपेरिमेंटल की बेस पे ये न्यूरमबर्ग कोड ऑफ एथिक्स डेवलप हुए थे। ठीक है, अब इसमें वो सारी चीजें बताई गई हैं कि कौन कौन से एथिक्स को हम फॉलो करते हैं, इंसान को हम इंसान समझे। हाँ, तो उन्होंने फिर एनिमल्स पे नहीं एक्सपेरिमेंट किया होगा, डायरेक्ट उन्होंने ह्यूमंस पे कर लिया होगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट इफेक्ट सेम आते हैं अगर हम एनिमल पे करें और इसके इफेक्ट्स हम ह्यूमंस पे देखें। थोड़ी बहुत उसमें अल्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन इफेक्ट्स इसलिए वो माउस पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि माउस का डीएनए ह्यूमन से मिलता जुलता है। एनिमल्स पे लगाए गए थे इंजेक्शन। ठीक है, अगर एनिमल्स पे लगाया तो डेथ हो गई, तो इट मीन्स कि वो एप्लीकेबल नहीं है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने वहीं पे स्टॉप कर दिया होगा। ठीक है, फिर this treatment of human subjects in Nazi experiments led to the development of Nuremberg Code.
ठीक है। ह्यूमन सब्जेक्ट को मिसट्रीट किया गया था नादी एक्सपेरिमेंट में, इसलिए फिर न्यूरम्बर्ग कोड डेवलप हुए कि हम यहाँ पे एथिक्स को देखें कि कौन कौन से एथिक्स को हम फॉलो कर सकते हैं जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे अप्लाई करते हैं। Nuremberg Code is a set of research ethics principles for human experimentation created as a result of Nuremberg trials at the end of Second World. Nuremberg Code contains guidelines for a set of 10 ethical principles for human experimentations. ठीक है, फिर ये जो हमारे पास न्यूरम्बर्ग कोड ऑफ एथिक्स है, इसमें हमारे पास 10 एथिकल प्रिंसिपल्स हैं या 10 आप एलिमेंट्स कह लो। अब वो हम फॉलो करके कोई भी रिसर्च करते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है न्यूरम्बर्ग कोड के जो 10 एलिमेंट्स हैं। अभी अगर आप देखो तो यूएचएस में जो बीएसएन को रिसर्च का पेपर है उसमें ये एक क्वेश्चन आया हुआ है उन्हें। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से एथिक्स यहाँ पे बता देंगे जिसको फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 पे वॉलंटरी कंसेंट इज एसेंशियल। ये वॉलंटरी कंसेंट जरूरी है कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले कि वो विलिंग होते हैं कि उनकी वो पार्टिसिपेशन वो वॉलंटरी दे रहे हैं। ठीक है, हम उनको फोर्स नहीं कर रहे। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले वॉलंटरी कंसेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मेडिकल में कोई भी प्रोसीजर या कोई ऑपरेट करने से पहले कंसेंट फॉर्म फिल करवाते, ठीक है, तो वो भी क्या वॉलंटरी कंसेंट होता है कि वो अपनी विलिंग से ऑपरेशन के लिए रेडी है। The results of any experiment must be for the greater good of society. जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट्स हमेशा सोसाइटी के लिए अच्छे होने चाहिए। ठीक है, जैसे भी जो हमारी एग्जांपल शेयर कर रही है, इट मींस कि वो एक्सपेरिमेंट का जो इफेक्ट है जो रिजल्ट्स है वो गुड नहीं है सोसाइटी के लिए। नंबर 3, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई कि कोई भी जब हम ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे पहले वो एनिमल्स पे अप्लाई होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये सेफ है अप्लाई करने के लिए कि नहीं। ठीक है, लास्ट प्रीवियस आप देखो नादी एक्सपेरिमेंट में इनमें से कोई भी पॉइंट उन्होंने फॉलो नहीं किया था। नंबर 5, नो एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड इफ इट इज अ बिलीव टू कॉज डेथ और डिसेबिलिटी। हम कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे जिससे हमें पता हो कि इससे एंड पे डेथ हो जाएगी या डिसेबिलिटी हो जाएगी, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट हम अप्लाई नहीं करेंगे। नंबर 6 पे The risk should never exceed the benefits. जब भी आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है रिसर्च करना है तो जो आपके उसमें बेनिफिट और रिस्क दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो लेकिन आपके रिस्क आपके बेनिफिट से ज्यादा, बेनिफिट्स आपके रिस्क से ज्यादा हो जाए तो एक्सेप्टेबल, अगर आपके रिस्क बेनिफिट से ज्यादा हो जाए तो आपकी रिसर्च एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर 7, एडिक्वेट फैसिलिटीज शुड बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, एडिक्वेट फैसिलिटीज हमें जितनी हो सके हम उसको यूटिलाइज करें ताकि जो हमारे पार्टिसिपेंट है सब्जेक्ट है हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। नंबर 8, एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड ओनली बाय क्वालिफाइड साइंटिस्ट। हमेशा एक्सपेरिमेंट क्वालिफाइड साइंटिस्ट को ही करना चाहिए, ठीक है, जिन्हें नॉलेज हो उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। सब्जेक्ट शुड बी एबल टू एंड देयर पार्टिसिपेशन एट एनी टाइम। अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को फुल राइट है कि वो किसी भी टाइम स्टडी से जा सकते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं चाहते पार्टिसिपेशन करना तो किसी भी टाइम पे वो रिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रीवियसली आप देखो नाजी एक्सपेरिमेंट में तो वहां पे इनको ये राइट अवेलेबल नहीं था। नंबर 10, the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment when injury, disability or death is likely to occur. जो साइंटिस्ट जो ट्रीटमेंट कर रहा होगा या एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, ठीक है, वो कभी भी इसको टर्मिनेट खत्म कर सकता है जब उसको आइडिया हो जाए कि इस एक्सपेरिमेंट से इंजरी हो सकती है, डिसेबिलिटी या यहाँ तक कि इवन डेथ भी हो सकती है, तो वो एक्सपेरिमेंट वहीं पे स्टॉप कर देगा। ये क्लियर है सबको न्यूरम्बर्ग कोड्स के 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास न्यूरम्बर्ग कोड ऑफ एथिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगी बेलमोंट रिपोर्ट ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट एथिक्स हैं, इसके अंदर जो बातें हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है।
जी क्लियर है सबको, ताकि मैं नेक्स्ट मूव करूं। क्लियर है सबको, एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो किया करो आप लोग, ताकि पता चले आप सुन भी रहे हो कि नहीं। ठीक है, ये ध्यान से सुन लो। टॉपिक वैसे तुम लोगों को पढ़ने का दिल नहीं करता, लेकिन ये आपके रिसर्च से रिलेटेड ही है, तो एटलीस्ट इसको आप अच्छे से सुनो। साथ साथ आप रिस्पॉन्स भी दिया करो, ताकि पता चले कि अगला सुन भी रहा है कि नहीं। आज 2 आवर्स की क्लास है। ये लेक्चर आज कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिक्लेरेशन ऑफ एनसीटी। ग्रेटर केयर कैन बी एक्सरसाइज टू प्रोटेक्ट सब्जेक्ट्स फ्रॉम हार्म। ठीक है, इसमें भी वही बातें बताई गई हैं। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जस्टिफिकेशन फॉर एक्सपोजिंग अ हेल्दी वॉलंटियर टू substantial risk of harm. Investigators must protect life and health of research subjects. ठीक है, यहाँ भी बता दी गई कि इन्वेस्टिगेटर है वो जो सब्जेक्ट है उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करे। इंग्लिश की क्लास नहीं है, मेरा ही आज लेक्चर है। अच्छा, एक ये इवेंट है हिस्ट्री में, तो स्केजी सिफिलिस स्टडी। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने इन्फॉर्म कंसेंट अप्लाई नहीं किया था, मतलब यहाँ पे भी इन्होंने एथिक्स को ब्रीच किया था। इसमें क्या किया था, उन्होंने 2 ग्रुप लिए थे, 400 मैन जिनको अनट्रीटेड सिफिलिस था, और कंट्रोल ग्रुप जो विदाउट सिफिलिस थे। The subjects were recruited with misleading promises of special free treatment। ठीक है, उनको गलत प्रॉमिस किया गया था कि उनको वो स्पेशल फ्री ट्रीटमेंट देंगे, हालांकि ऐसा नहीं था। which were actually spinal taps। क्या कहते हैं, स्पाइनल टैप था, डन विदाउट एनेस्थीसिया। इतना जुल्म के वो एनेस्थीसिया तक नहीं थे उनको देते। To study the neurological effects of syphilis, they were enrolled without their informed consent। ठीक है, यहाँ पे उनको कंसेंट नहीं लिया गया था, बल्कि फोर्सफुली उनको अपनी स्टडी में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, यहाँ पे उन्हें बताया गया था कि इनकी स्टडी का जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ है, लेकिन इनकी जो स्टडी है वो 40 ईयर्स तक गई थी इनकी स्टडी। मतलब टोटली गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई। ठीक है, एक तो इंफॉर्मेशन गलत दी गई ट्रीटमेंट के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, ऊपर से उनसे कंसेंट फॉर्म भी नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी एथिक्स को ब्रीच किया। एक ये भी स्टडी है, बिलो ब्रॉक स्टडी। इसमें इसमें भी क्या था, बच्चों पे स्टडी की गई थी, यहाँ पे भी कंसेंट फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, मेंटली रिटार्टेड बच्चे थे,
जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे वो वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप्स कंसेंट हम कॉम्पिटेंट नहीं समझते कि उन पे हम रिसर्च अप्लाई करें, ठीक है। तो उन्होंने मेंटली रिटार्डेड बच्चों पे ये स्टडी की थी, ये उन्होंने स्टडी की थी हेपेटाइटिस पे, ठीक है। हेपेटाइटिस की स्टडी के लिए उन्होंने ग्रुप उनको इंक्लूड कर लिया और उनसे कंसेंट फॉर्म तक नहीं लिया, ना इन्हें स्टडी के बारे में बताया। नेक्स्ट है जूइश क्रॉनिक डिजीज हॉस्पिटल स्टडी, इसमें भी सेम इनफॉर्म कंसेंट नहीं लिया गया, एथिक्स को उन्होंने ब्रीच किया। लीवर कैंसर पे उन्होंने स्टडी करनी थी, स्टडी कंडक्टेड टू डिटरमिन पेशेंट रिजेक्शन रिस्पॉन्सिव टू लीवर कैंसर, live cancer cells, 22 patients were injected with a suspension containing live cancer cells, ठीक है। कैंसर सेल्स उन्होंने अप्लाई करके उनका रिजेक्शन रिस्पॉन्स देखना था, इसके लिए उनके पास अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी नहीं था, जब कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो क्या करें। अब इस स्टडी की वजह से काफी सारी डेथ हुई, ठीक है। मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, ये सारे यहाँ पे चीजें हो रही थी, लेकिन यहाँ पे किसी भी एथिक्स को फॉलो नहीं किया, ठीक है। अब इसीलिए एथिक्स डेवलप हुए कि हम इंसान को इंसान समझ के ट्रीट करें, ठीक है, जानवरों की तरह से हम जुल्म ना करें। अच्छा, अभी आप अटेंडेंस लगा दो इस लेक्चर की। अच्छा, ये पर्पस ये स्टडीज बताई गई हैं कि ये स्टडीज हिस्ट्रीज में प्रेजेंट है, ठीक है। जब कोड ऑफ एथिक्स अगर आपके पास आगे के हिस्टोरिकल इवेंट्स कौन से हुए थे जिसमें एथिक्स को ब्रीच किया गया था, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं या इवेंट है जो आप डिस्कस करोगे कि यहाँ पे तब कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं करते थे। हाँ जी, हिस्ट्री है, ठीक है। इसकी बेस पे फिर कोड ऑफ एथिक्स डेवलप हुए थे। नाजी एक्सपेरिमेंट की बेस पे हमारे पास न्यूरमबर्ग कोड ऑफ एथिक्स आए थे। अभी आप अटेंडेंस लगा लो, ठीक है, फिर आप 10 मिनट की ब्रेक ले लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। नहीं, आप इसी पे रहने दो, ठीक है, दोबारा लॉगिन ना करना, फिर प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही आप छोड़ दो, 10 मिनट का ब्रेक कर लो, फिर उसके बाद हम 6:10 6:10 पे स्टार्ट करते हैं।
हमने अटेंडेंस नहीं लगाई, वो अटेंडेंस लगा लो। ठीक है ठीक है, अटेंडेंस मेरे पास 14 की आई है और यहाँ पे शो 20 हो रहे हैं।
भी स्टार्ट करें दोबारा। ओके, इम्पोर्टेंस क्या है एथिक्स की रिसर्च में? प्रोटेक्ट द वल्नरेबल ग्रुप्स एंड अदर स्टडी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, जब हम एथिक्स को फॉलो करते हैं तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी कि वल्नरेबल ग्रुप्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं और जो हमारे स्टडी पार्टिसिपेंट होते हैं हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं जब एथिक्स को हम फॉलो करते हैं या अप्लाई करते हैं अपनी रिसर्च में। पार्टिसिपेंट्स आर सेफगार्डेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी हार्म से, हम हमारी कोशिश होती है कि हम उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकें। एस्टेब्लिश रिस्क बेनिफिट रेशो फॉर स्टडी सब्जेक्ट्स, और हम अपनी स्टडी में रिस्क बेनिफिट रेशो डेवलप करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास रिस्क हमारे पास मिनिमम होते हैं और बेनिफिट्स हमारे पास ज्यादा होने चाहिए। इंश्योर फुलेस्ट रिस्पेक्ट डिग्निटी प्राइवेसी डिस्क्लोजर एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर सब्जेक्ट। जब हम एथिक्स को फॉलो करते हैं अप्लाई करते हैं तो उससे सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी मिलती है, तो उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है और उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसको हम शेयर नहीं करते, ठीक है, वो टोटली कॉन्फिडेंशियल हम रखते हैं और फेयर ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं हम अपने ऑल सब्जेक्ट्स पे। बिल्ड्स कैपेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट पार्टिसिपेशन इन स्टडी। ठीक है, जब हम कंसेंट फॉर्म अप्लाई करते फिल करवाते हैं तो उससे उनको ये राइट आ जाता है कि उनकी अपनी मर्जी है, वो या तो पार्टिसिपेशन के लिए एग्री हो जाए, अगर वो एग्री नहीं होते तो उनकी अपनी मर्जी वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं पार्टिसिपेशन से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है एथिक्स की रिसर्च में, इसलिए हम एथिक्स को अप्लाई करते हैं रिसर्च में। अब ये हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। पीछे आप लोगों ने देखा वो अब हमारे पास है न्यूरमबर्ग कोड ऑफ एथिक्स है जिसमें हमने 10 एलिमेंट्स देखे थे। ठीक है, अभी हमारे पास बेलमोंट रिपोर्ट की बेस पे हमारे पास कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम अपनी रिसर्च में अप्लाई करते हैं। ठीक है, बेलमोंट रिपोर्ट के हिसाब से आप देखो तो इसमें हमारे पास क्या है, 3 प्राइमरी एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिसमें नंबर 1 पे बेनिफिसेंस है, 2 पे रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी है, 3rd पे हमारे पास जस्टिस है। ठीक है, बेलमोंट रिपोर्ट की बेस पे अगर हम देखें तो अगर हम एएनए की बेस पे देखते हैं तो उसकी बेस पे हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स हैं। एएनए मींस अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। ठीक है, कुछ इन्होंने भी गाइडलाइंस बताई हैं, प्रिंसिपल्स बताए हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अगर हम एएनए की बेस पे एथिकल प्रिंसिपल्स देखें तो हमारे पास 5 हैं। अगर हम बेलमोंट रिपोर्ट की बेस पे देखें तो हमारे पास मेन 3 एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है बेनिफिसेंस, ये हमारे पास एएनए की बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इसमें ये हमारे पास क्या है, बेलमोंट रिपोर्ट में ये सेकंड एथिकल प्रिंसिपल है। उसके अंदर हमारे पास आते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड राइट टू फुल डिस्क्लोजर। ये दोनों अगर हम एएनए की गाइडलाइंस में देखें तो हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 1 एंड प्रिंसिपल नंबर 3 आ जाता है। ठीक है, अगर आपके पास आए कि आप एथिकल प्रिंसिपल्स लिखो तो आप ऐसे ही लिखना कि बेनिफिसेंस, पहले आप लिखना कि बेलमोंट रिपोर्ट की आपके पास प्राइमरी 3
एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिसमें आप नंबर 1 बेनिफिशंस लिख के ब्रैकेट में आप लिखना कि ये आपका प्रिंसिपल 2 है अकॉर्डिंग टू ANA गाइडलाइन, ठीक है। इस तरह आप नंबर 2 को लिखना है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। उसके अंदर आपके पास आता है एक प्रिंसिपल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड राइट टू फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। और ब्रैकेट में आप इसके सामने लिख देना कि ये अकॉर्डिंग टू ANA गाइडलाइंस ये प्रिंसिपल 1 एंड 3 है, ठीक है। फिर हमारे पास नंबर 3 पे आता है जस्टिस। अगर इसके अंदर हमारे पास आते हैं पार्टिसिपेंट राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड देयर राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। जस्टिस अगर आप लिखो तो लिखो ये ब्रॉड थर्ड आपके पास प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू बेलमोंट रिपोर्ट। और अगर हम ANA की बेस पे देखें तो इसके अंदर फर्दर 2 प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे पास प्रिंसिपल 4 एंड प्रिंसिपल 5 आ जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको ये प्रिंसिपल एथिकल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू बेलमोंट रिपोर्ट और अकॉर्डिंग टू ANA गाइडलाइंस, ठीक है। अगर हम बेलमोंट रिपोर्ट को देखें तो बेसिक हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स आते हैं, उसके अंदर फर्दर प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम ANA की गाइडलाइंस की बेस पे देखें तो हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स आते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट हम फर्स्ट भी बात कर लेते हैं बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस में क्या है, इम्पोजेस ड्यूटी ऑन रिसर्चर्स टू मिनिमाइज हार्म एंड मैक्सिमाइज बेनिफिट, ठीक है। हम जो रिसर्चर होता है उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हार्म कम से कम और बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ये चीजें हमारी बेनिफिसेंस में आती हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती है, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड बेनिफिट्स फ्रॉम रिसर्च, ये 3 प्रिंसिपल इसमें आगे बेनिफिसेंस में। अभी कुछ रिस्क बेनिफिट रेशियो बताए गए हैं कि मेजर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को और रिस्क क्या हो सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को। देख लेते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। एक्सेस टू एन इंटरवेंशन दैट अदरवाइज बी अनअवेलेबल टू देम, ठीक है। हो सकता है हम ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम इंटरवेंशन को अप्लाई कर रहे हो, अदरवाइज वो इंटरवेंशन उन पार्टिसिपेंट्स के लिए लेना इम्पॉसिबल हो, ठीक है, या अनअवेलेबल हो, तो एक ये बेनिफिट हो सकता है। कंफर्ट टू डिस्कस इन सिचुएशन विद अ फ्रेंडली पर्सन, कंफर्टेबल हम इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी सिचुएशन डिस्कस कर सकें, ठीक है। इंक्रीज नॉलेज ऑफ देमसेल्फ, जब हम रिसर्च करते हैं तो उससे उनका नॉलेज इंक्रीज हो सकता है। सेटिस्फेक्शन इन हेल्पिंग अदर, अगर हम उन पे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे कोई बेनिफिट मिलता है तो वो दूसरों के भी हेल्प कर सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। ये बेनिफिट्स हो सकते हैं पॉसिबल। अब मेजर रिस्क क्या हो सकते हैं, जिसमें फिजिकल हार्म हो सकते हैं, उन्हें बोर्डम हो सकते हैं, वो फिटीग फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली इमोशनली डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, सोशल रिस्क हो सकते हैं, प्राइवेसी उनकी कम खत्म हो सकती है, ठीक है, लॉस ऑफ टाइम टाइम उनके पास कम हो सकता है। तो ये कुछ हैं रिस्क, हैं।
प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट और ह्यूमन डिग्निटी में हमारे पास दो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड राइट टू फुल डिस्क्लोजर। द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन में क्या चीज आएगी? द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स दैट प्रोस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैव द राइट टू डिसाइड voluntarily whether to participate in a study without risking penalty. It also means that people have a right to ask questions, to refuse to give information and to withdraw from the study। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन उनके पास राइट है कि वो वॉलंटरी डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने पार्टिसिपेट करनी है आपकी स्टडी में कि नहीं। ठीक है, हम उनको कोई पेनल्टी नहीं देंगे और उनके पास राइट होगा कि वो इजीली फ्रीली क्वेश्चन पूछ सके आपसे अगर रिसर्च से रिलेटेड उनको कोई भी क्वेरी है। अगर वो मना कर सके कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते तो वो उनके पास राइट है कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं या किसी भी टाइम वो हमारी स्टडी से जा सकते हैं। The right to full disclosure, researchers should fully describe the nature of study, subjects right to refuse participation, researcher responsibility and risk and benefit। ठीक है, अब फुल डिस्क्लोजर मीन्स कि हम टोटली इसको क्लियर इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि हम स्टडी किस किस्म की करने जा रहे हैं, इसमें हमने क्या काम करना है और पार्टिसिपेंट के पास राइट होगा वो किसी भी टाइम रिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्क और बेनिफिट इसकी स्टडी में अप्लाई हैं वो पार्टिसिपेंट्स को क्लियरली बताए। इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट में? इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड जजमेंट, जिसमें बायस आ सकता है। ठीक है, कंसीलमेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट पार्टिसिपेंट नॉलेज। ठीक है, हम कोई भी स्टडी करें, हम इंफॉर्मेशन से कलेक्ट कर लें लेकिन हमें पार्टिसिपेंट्स को बताया ही नहीं है कि हम उनसे रिसर्च से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम सिंपली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं लोगों को लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि हम उनको किस लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। में ये एक इशू आ जाएगा, ठीक है, जो उनके रिस्पेक्ट की एंगेज हो जाएगा कि हम उनको बताए बगैर ही हम उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। डिसेप्शन क्या है? टेल्स दैट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट फुली फॉर्म्ड ऑफ द पर्पस ऑफ स्टडी। ठीक है, यहाँ पे भी पार्टिसिपेंट को पर्पस बताया नहीं गया होता फुली कि उनकी स्टडी का पर्पस क्या है, वो स्टडी में क्या देखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कब तक वो स्टडी करेंगे, इस तरह की वो कम्प्लीटली पर्पस अपना पार्टिसिपेंट्स को नहीं बताते। तो ये डिसेप्शन है जो उनके रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। थर्ड है हमारे पास प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू बेलमोंट रिपोर्ट। ठीक है, एंड राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड राइट टू प्राइवेसी हमारे पास अकॉर्डिंग टू एएनए प्रिंसिपल लिखे थे। ये फोर्थ एंड फिफ्थ है जिसमें राइट टू प्राइवेसी में बता दी गई नॉर्मेटिव एग्जांपल है। ठीक है, कि हम उनकी कॉन्फिडेंशियल सारी चीजें इंफॉर्मेशन रखेंगे, किसी को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम रिसर्च पर्पस के लिए उनसे कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो हम उनका नेम, अगर हमने किसी और पर्पस के लिए वो डेटा शो करना होगा तो हम उनका नेम शो नहीं करेंगे। ठीक है, हम उनकी प्राइवेसी मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट है इन्फॉर्म कंसेंट, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन्फॉर्म कंसेंट फिर उसके एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इन्फॉर्म कंसेंट क्या है? इज अ प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट subjects understand the research and voluntarily decide to participate. As part of this process, participants learn about study procedures, risks, benefits, and their rights. Individuals sign an informed consent document to authorize their agreement to participate in a study। ठीक है, बेसिकली informed consent क्या होता है? एग्रीमेंट होता है कि वो विलिंगली पार्टिसिपेट करें हमारी स्टडी के। कंसेंट फॉर्म में हमें टोटली बता देते हैं कि हमारे स्टडी का प्रोसीजर क्या है, रिस्क कौन कौन से इसमें होंगे, बेनिफिट्स कौन से हैं और पार्टिसिपेंट्स के राइट्स क्या हैं। वो सारा ये कुछ देखने के बाद फिर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन देते हैं कि हाँ वो एग्री है इस रिसर्च में पार्टिसिपेशन के लिए। The right to self-determination, right to full disclosure are the two major elements on which informed consent is based। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसकी बेस पे हम इनफॉर्म कंसेंट डेवलप करते हैं। पार्टिसिपेंट्स मस्ट नो दैट दे आर गेटिंग इन्वॉल्व बिफोर दे कमिट, मस्ट कंसेंट टू पार्टिसिपेट इन इज स्टडी एज अ पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो इनफॉर्म कंसेंट पे वो मस्ट पार्टिसिपेट कंसेंट करते हैं कि वो स्टडी में एज अ पार्टिसिपेंट काम करेंगे।
एलिमेंट्स कौन कौन से इनफॉर्म कंसेंट के मोस्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें एलिमेंट्स आते हैं वो 4 इम्पोर्टेंट इसमें एलिमेंट्स है, ठीक है। नंबर 1 पे है डिस्क्लोजर ऑफ एसेंशियल स्टडी इंफॉर्मेशन टू द स्टडी पार्टिसिपेंट्स। टोटली जो जो रिक्वायरमेंट है स्टडी की वो हम बताएंगे पार्टिसिपेंट्स को। कंप्रीहेंशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बाय द पार्टिसिपेंट, वो इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है। कंपिटेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू गिव कंसेंट, पार्टिसिपेंट्स की कंपिटेंसीज होनी चाहिए कि वो कंसेंट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वल्नरेबल ग्रुप्स हैं तो वो कंपिटेंट नहीं होते कि वो कंसेंट फॉर्म पे कंसेंट दे सकें, ठीक है। तो हम कॉम्पिटेंसीज भी चेक करते हैं पार्टिसिपेंट्स की। और लास्ट में क्या है, वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू टेक पार्ट इन दी स्टडी, ठीक है। वॉलंटरी तो वो कंसेंट दे देते हैं कि वो वॉलंटरी पार्टिसिपेट करें इस रिसर्च स्टडी में। जी समझ आ रही है ना सबको मेरी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है जिसमें एसेंशियल स्टडी इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन दैट स्टडी इन्वॉल्व्स रिसर्च, रिस्क और डिस्कम्फर्ट्स, बेनिफिट्स, अल्टरनेटिव, कॉन्फिडेंशियलिटी,
compensation, contact information for research subject rights, statement that participation is voluntary and option to withdraw। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो हमारी एसेंशियल स्टडी इन्फॉर्मेशन में होने चाहिए। उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन स्टडी इन्वॉल्व्स रिसर्च। इसमें बताया गया कि आप जो रिसर्चर है वो बताया कि स्टडी का पर्पस क्या है और ड्यूरेशन कितना है, जितने टाइम के लिए पार्टिसिपेंट की पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक है, और क्लियरली बताना चाहिए कि ये जितने भी प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट करें टोटली हम रिसर्च पर्पस के लिए कर लें, इसके अलावा हमारा कोई और पर्पस नहीं है। रिस्क और डिस्कम्फर्ट, ठीक है, जितनी आपकी स्टडी में रिस्क अगर प्रेजेंट है तो आप क्लियरली बताओ कि कौन कौन से रिस्क प्रेजेंट है आपकी स्टडी में, और अगर ये स्टडी प्रीवियसली हो चुकी हुई है तो उस टाइम क्या रिस्क एंड डिस्कम्फर्ट आए थे आप वो भी बताओ अपने पार्टिसिपेंट को। अगर कोई आपकी स्टडी में बेनिफिट्स है तो वो टोटली आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, नंबर 4 पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, डिस्क्राइब एनी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। सिक्स वाला अगर मैं ज्वाइन करूँ तो पता नहीं ज्वाइन होता भी है कि नहीं, अगर हम सेंटर से करते हैं तो फिर इससे भी जाएंगे हम। ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि आप लोगों ने लॉग आउट नहीं करना, इसी पे आप स्टे करो। हाँ, फार तो रह गया अब। एक दो ने ज्वाइन करना है, कौन से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। इसी को ही हम यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी जिन्होंने अटेंड नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। अगर हमारे स्टडी में कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर है तो हम उनको ये भी बताएं कौन कौन सा अल्टरनेटिव प्रोसीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में देखो, व्हेन अप्रोप्रिएट इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट सपोर्टिव केयर विद नो एडिशनल ट्रीटमेंट इज एन अल्टरनेटिव। एडिशनल अगर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है तो आपने ये बताना है कि उसमें आपके लिए सपोर्टिव केयर हम ट्रीटमेंट देंगे एज अ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है तो हम सपोर्टिव केयर देंगे एज अल्टरनेटिव प्रोसीजर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई एडिशनल ट्रीटमेंट हम एज अल्टरनेटिव अप्लाई नहीं करेंगे। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स है तो आप वो भी बता दो। कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्टली आप देखो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी बार बार आ रहा है कि जो भी आपने काम करना है आपने इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, स्टडी रिकॉर्ड को कॉन्फिडेंशियल रखना है। अगर आपने अपने स्टडी के रिजल्ट्स को किसी इंस्टीट्यूट में या किसी एजेंसीज में भी देना है तो आप जो इन्फॉर्मेशन है, जो उनके नेम है, जो उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, वो टोटली आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे। सिक्स पे है कंपनसेशन एंड अवेलेबल ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ पे बता देगा कि कोई इंजरी होती है या कोई इश्यू होता है तो आपके पास कंपनसेशन भी अवेलेबल होनी चाहिए, या कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो आपको वो भी बताना चाहिए। यहाँ तो कंपनसेशन के तौर पे आप कोई पेमेंट दे दोगे या उनको अल्टरनेटिव कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दोगे। सब्जेक्ट्स राइट्स में क्या है कि जो रिसर्चर जो स्टडी कर रहा है उसका नेम और उसका फोन नंबर जो सब्जेक्ट है उसके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो
कॉन्टेक्ट कर ले इजीली रिसर्चर के साथ। ठीक है, नंबर 8 पे है पार्टिसिपेशन इज वॉलंटरी। पार्टिसिपेशन की वॉलंटरी होगी, वो किसी भी टाइम पे रिफ्यूज कर सकते हैं, हम उसको कोई पेनल्टी नहीं देंगे। ठीक है, या कोई हम उसको ये नहीं कहेंगे कि उसको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, वो उसकी अपनी मर्जी, वो किसी भी टाइम पे स्टडी को डिसकंटिन्यू कर सकता है। 9th पे यही चीज आ गई, ऑप्शन टू विड्रॉ, उसके पास ऑप्शन है, वो किसी भी टाइम पे डिसकंटिन्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको कोई भी पेनल्टी नहीं करेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास आ गया कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, हमने जो इन्फॉर्मेशन देनी है रिसर्चर भी इसको क्लियर अंडरस्टैंड करे, और जिसको सब्जेक्ट को हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर ले कि एक्चुअली में उसमें क्या बताना चाह रहा है रिसर्चर। द रिसर्चर मस्ट टेक द टाइम टू टीच द सब्जेक्ट अबाउट द स्टडी। ठीक है, तो इसके लिए रिसर्चर को टाइम चाहिए कि वो सब्जेक्ट को टोटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, जो वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर ले। अब जो इंफॉर्मेशन दे रहा है रिसर्चर, वो सब्जेक्ट के नॉलेज पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट को उस टॉपिक से रिलेटेड कितना नॉलेज है। ठीक है, अगर उसको नॉलेज होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको समझाना या उसको बताना थोड़ा ईजी हो जाएगा। अगर उसको उस रिसर्च से रिलेटेड कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो थोड़ा उसके लिए टफ होगा बताना, उसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो हमारे पास नंबर 2 आ गए कंप्रीहेंशन। नंबर 1 पे था इंसेंशन, इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए पार्टिसिपेंट्स को। नंबर 2 हमारे पास आ गए कंप्रीहेंशन। ठीक है, ये सारे हमारे पास जो एलिमेंट है ये इनफॉर्म कंसेंट के हैं। इनफॉर्म कंसेंट हम कोई भी प्रोसीजर या कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले फील करवाते हैं। Researchers need to discuss the benefits and risks of study in detail with example that she potential subject participants can understand। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आप बता दो, जैसे पीछे देखा कि अगर प्रीवियस स्टडी पे ये कोई रिस्क अवेलेबल थे तो आप बताओ कि प्रीवियस स्टडी इस टॉपिक पे हो चुकी है तो उस टाइम पे ये रिस्क प्रेजेंट थे, तो मे बी स्टडी में भी ये रिस्क प्रेजेंट हो। और बेनिफिट्स हैं तो बेनिफिट डिस्कस करो। थर्ड हमारे पास एलिमेंट आ गया कॉम्पिटेंस टू गिव कंसेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉम्पिटेंसीज देखते हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स कॉम्पिटेंट है कि वो कंसेंट दे सकें। ऑटोनमस पर्सन हु आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ प्रपोज्ड स्टडी आर कॉम्पिटेंट टू गिव कंसेंट। ठीक है, वो लोग जो बेनिफिट्स या रिस्क को अंडरस्टैंड कर सके हमारी स्टडी को, वो कॉम्पिटेंट होते हैं कि वो कंसेंट दे सकते हैं। Persons with diminished autonomy because of legal or mental incompetence or confinement to an institution frequently are not legally competent to consent to participate in research। ठीक है, जो मेंटली रिटार्डेड पेशेंट होते हैं या जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं वो लीगली कॉम्पिटेंट नहीं है, या लीगली वो इस इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है कि वो कंसेंट दे सके। ठीक है, तो वो उनकी कॉम्पिटेंसीज खत्म हो जाती है, तो ऐसे ग्रुप से या ऐसे इंडिविजुअल से हम कंसेंट नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट लीगली कॉम्पिटेंट नहीं होते कंसेंट देने के लिए। जैसे यहाँ पे बता दिया, जैसे बच्चे हैं, ठीक है, बूढ़े हैं, डिसेबल लोग हैं, मेंटल इश्यूज हैं जिनके साथ, ये सारे हमारे पास क्या है वल्नरेबल ग्रुप्स, ये हमें कंसेंट नहीं दे सकते। प्रीवियस आपने देखा जो एक हिस्ट्री में बताया गया था इवेंट, तो उसमें क्या था, उन्होंने मेंटली रिटार्डेड बच्चों पे स्टडी की थी। ठीक है, तो वो भी एथिक्स के अगेंस्ट है, ये लोग कंसेंट नहीं दे सकते, तो इन पे हम रिसर्च अप्लाई नहीं कर सकते। फोर्थ हमारे पास आ गया वॉलंटरी कंसेंट। Researchers obtain voluntary consent after the prospective subject receives the essential information about the study and has demonstrated comprehension of this information। ठीक है, जब टोटली हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे पार्टिसिपेंट्स को और वो उसको अंडरस्टैंड भी कर लेगा, देन वो वॉलंटरी कंसेंट दे देगा। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स है हमारे इन्फॉर्म कंसेंट के। नेक्स्ट है थ्योरेटिक मिसकंसेप्शन। कुछ रिसर्चर्स ऐसे होते हैं कि वो पार्टिसिपेंट को नहीं बताते कि वो जो स्टडी कर रहे हैं वो रिसर्च पर्पस के लिए कर रहे हैं, बल्कि पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि जैसे रूटीनली मेडिकल केयर उनको मिले वैसे ही वो केयर उनको मिले, तो ये थ्योरेटिक मिसकंसेप्शन में आ जाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिस इंटरप्रेट करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए हैं जिनको हम देखते हैं। नंबर 1 पे अगर आप लोग देखो, Code of Ethics adopted by National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavior Research। ठीक है, बिहेवियर और बायोमेडिकल जो रिसर्च करते हैं वो नेशनल कमीशन के जो कोड ऑफ एथिक्स है उनको फॉलो करते हैं। उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट अगर स्टडीज करते हैं तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एथिक्स को फॉलो करते हैं। 1995 में अगर नर्सिस स्टडी करती हैं तो वो अमेरिकन नर्सिस के कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, जो ANA है वो क्या है, अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन है, जो कोड ऑफ एथिक्स बताए थे उनको हम फॉलो करके नर्सिंग रिसर्च हम करते हैं।
फिर हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल रिव्यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा IRB, इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड, उसको हम इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी भी कहते हैं, IEC भी कहते हैं, एथिकल रिव्यू बोर्ड ERB भी कहते हैं, रिसर्च एथिक्स बोर्ड REB भी कहते हैं, ठीक है। इनका मेन पर्पस क्या होता है, ये रिसर्च को रिव्यू करते हैं कि ये एथिकली एप्लीकेबल है रिसर्च करने के लिए कि नहीं, ठीक है। अब IRB आपके कॉलेजेस में होती है, यूनिवर्सिटीज में कमेटीज होती हैं, वहां से आपको परमिशन मिलती है, आप अपना प्रपोजल उनको सेंड करते हो कि आप ये रिसर्च करना चाह रहे हो, तो फिर वो रिव्यू करते हैं कि आप सारे एथिक्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है। जब आपको अपने इंस्टीट्यूट से परमिशन मिल जाती है कि आप ये रिसर्च कर सकते हो, फिर आपने जिस सेटिंग में करनी हो, फॉर एग्जाम्पल जिस हॉस्पिटल में करनी हो या कम्युनिटी में करनी हो, फिर वहां पे जो कमेटीज वो कमेटीज बनी होती है, फिर वो आपको अलाउ करते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में स्टडी करते हो, ठीक है। जैसे अगर आप लोग न्यू में हॉस्पिटल में स्टडी करते हो, तो अगर आपको वहां पे परमिशन चाहिए, तो वहां का एक इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, कमेटी बनी हुई है, वो आपको प्रपोजल को देखती है कि आपने सारे एथिक्स को फॉलो किया हुआ है। अगर आपने एथिक्स को फॉलो किया है, कोई नुकसान नहीं है पार्टिसिपेंट को, फिर वो अलाउ करती है कि आप हमारी स्टडी या आप ये स्टडी हमारे हॉस्पिटल में कर सकते हो, जिससे पेशेंट्स को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। यहाँ पे ये सही बता दीजिएगा, ये जो बोर्ड है वो आपका रिसर्च वर्क रिजेक्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है, ठीक है। रिजेक्ट इस फॉर्म में करेंगे अगर आपके बेनिफिट्स कम है और रिस्क आपके ज्यादा हैं, तो वो आपके रिसर्च वर्क को रिजेक्ट कर देगी। अगर उसमें सारे एथिक्स को फॉलो किया हुआ है और इसमें रिस्क कम है, बेनिफिट ज्यादा है, तो वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। ये कॉमन रूल्स बता दी, रोल बता दी कि IRB क्या क्या काम करती है, रिव्यू करती है आपकी रिसर्च को, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट देखती है, डू दी बेनिफिट्स आउटवेयर दी रिस्क, आपके बेनिफिट्स रिस्क से ज्यादा हैं। व्हाट कंस्टिट्यूट एन एडिक्वेट इन्फॉर्म कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सारी अवेलेबल है आपके इन्फॉर्म कंसेंट में, ये सारी चीजें IRB देखती है। ठीक है। अब इसमें रिव्यूज के हमारे पास 3 लेवल हैं, जिसमें एग्जाम फ्रॉम रिव्यू, एग्जाम मीन्स के उनको रिव्यू की जरूरत नहीं होती, ठीक है। नंबर 2 पे एक्सपीडिटेड रिव्यूज, जिसमें क्या है एक्सपर्ट रिव्यू करते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है। और थर्ड पे हमारे पास आ गया कंप्लीट रिव्यू, जिसमें हम टोटली वो कमेटी रिव्यू करती है। एग्जाम रिव्यूज में क्या क्या चीजें आती है, जहाँ पे रिस्क अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, तो उनकी ऐसी रिसर्चेस के लिए रिव्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसमें एग्जांपल दे दी गया है कि व्हेन आइडेंटिफाइड डाटा फ्रॉम पेशेंट चार्ट्स आर एनालाइज, जब आपके पास पेशेंट्स के चार्ट से आपको इन्फॉर्मेशन लेते हो पेशेंट का नेम शो किए बगैर, ठीक है। डी आइडेंटिफाई मीन्स आप आइडेंटिफाई नहीं करते उसका नेम, उसकी कोई ट्रीटमेंट या उसकी डायग्नोसिस, तो ये ऐसी स्टडीज के लिए रिव्यू जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया एक्सपीडिटेड रिव्यू, जिस स्टडीज में थोड़े से रिस्क अवेलेबल हो, मिनिमम रिस्क अवेलेबल हो, उसके लिए हम एक्सपीडिटेड रिव्यू करवाते हैं, ठीक है। अब मिनिमम रिस्क से क्या मतलब है कि रूटीन में जो रिस्क अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा रिस्क अवेलेबल नहीं होने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज इसमें आ जाती हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में जिसमें इन सब्जेक्ट्स आर आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चनियर कॉमनली नीड ओनली एक्सपीडिटेड रिव्यूज, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज जो हम थ्रू क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं, उसके लिए वो एक्सपीडिटेड रिव्यू से होके फिर आपको परमिशन मिलती है कि आप ये स्टडीज कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फुल रिव्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिस्क है वो मिनिमल से ज्यादा होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो सकती है कि अगर कोई कईयों ने वल्नरेबल ग्रुप्स को यूज किया होता है, देन उसके लिए फुल रिव्यू की जरूरत है। जैसे इसमें एग्जांपल दी गई, वल्नरेबल पॉपुलेशन सच एज प्रिजनर्स, मेंटली इल पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर वो कोई वल्नरेबल ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, तो उसके लिए फुल रिव्यू चाहिए, या स्टडी में रिस्क ज्यादा प्रेजेंट है तो फुल रिव्यू करते हैं, ठीक है। थ्री रिव्यूज के हमने लेवल्स करे हैं। जिसमें फर्स्ट में था एग्जाम फ्रॉम रिव्यू, जिसके लिए रिव्यू जरूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्सपीडिटेड रिव्यू, जिसमें हमारे पास मिनिमल रिस्क अवेलेबल होते हैं। थर्ड हमारे पास है फुल रिव्यू, जिसमें हमारे पास ज्यादा रिस्क अवेलेबल होते हैं, या हम कोई
वल्नरेबल्स ग्रुप पे स्टडी करते हैं तो उसके लिए फुल रिव्यू की जरूरत होती है। नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन, अगर रिव्यू ऑफ एग्जाम पर एक्सपेडिटेड प्रोटोकॉल्स टेक्स अबाउट 2 to 3 वीक्स, ठीक है, तुमसे 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं इन दोनों का रिव्यूज करने के लिए। और जो फुल रिव्यू है वो तकरीबन 1 माह या उससे ज्यादा का टाइम लगता है, ठीक है। तब तक फिर हम वेट करते हैं जब तक हमारे पास अप्रूवल नहीं आता, ठीक है, तब तक हम अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, अटेंडेंस लगा लो आप लोग ताकि पता चले कौन कौन प्रेजेंट है। जी, जितने प्रेजेंट हो सारे लगाओ अपनी अटेंडेंस। जी, और कौन कौन प्रेजेंट है अटेंडेंस लगाओ अभी। सिंपल सिर्फ मेरे पास 5 लोगों की अटेंडेंस हुई है, यहाँ पे 9 शो हो रहे हैं। चलें फिर, ठीक है। क्लियर है आज के लेक्चर सबको? ओके, अल्लाह हाफिज।